Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the web design and development in lecture number 20. लास्ट लेक्चर में हमने PHP स्टार्ट की थी और PHP इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने सबसे पहले उसमें उसकी हिस्ट्री की बात की थी और इवैल्यूएशन कैसे हुई PHP के अंदर और इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो इसके अलावा हमने बेसिक जो सिंटैक्स था उसका वो हमने डिटेल से देखा था, जिसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट देखी, लूप्स के बारे में बात की थी कि लूप कौन से हैं, फोर्स वही 3 लूप हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो देखे फंक्शंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन की और एरेज़ की बात की कि एरेज़ कितनी तरह से हम बना सकते हैं और उनकी साथ साथ एक एग्जांपल भी हमने कवर की सिंटैक्टिकली। और अगले लेक्चर में हम इससे आगे वाले लेक्चर्स में इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे PHP कंपाइलर या इंटरप्रेटर के अंदर। आज हम PHP के बारे में जो बकिया चीज़ें रह गई हैं उनको हम इस लेक्चर में देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम फॉर्म हैंडलिंग की बात करेंगे कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है PHP में, और फॉर्म हैंडलिंग के हवाले से बात होगी। फाइल्स कैसे बना सकते हैं हम PHP में, क्या तरीक़ाकार है उसका, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आगे के कुकीज़ कैसे बना सकते हैं। अब कुकीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वेब प्रोग्रामिंग के अंदर। सेशन ट्रैकिंग की बात करेंगे, आर्किटेक्चरल फॉर द डेटाबेस एक्सेस, हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो उस हवाले से हम डेटाबेस की एक्सेस के हवाले से बात करेंगे कि PHP में क्या सपोर्ट है उसकी, और MySQL डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो PHP के साथ आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड डेटाबेस एक्सेस विद द PHP एंड MySQL, ये बात होगी। सबसे पहले आज फॉर्म हैंडलिंग की देख लेते हैं। फॉर्म हैंडलिंग बेसिकली वही है जो हम पहले जावास्क्रिप्ट में भी देख आए हैं और HTML के अंदर भी हमने डिस्कस की है कि जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो वो फॉर्म आगे सर्वर के ऊपर जाएगा और सर्वर क्या करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसमें तमाम जो डाटा आया है उसको प्रोसेस करता है। उसकी वैलिडेशन तो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए क्लाइंट साइड पे कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो सारा फंक्शन है वो जाके सर्वर पे होना होता है। द फॉर्म्स कुड बी हैंडल्ड बाय द सेम डॉक्यूमेंट दैट क्रिएट द फॉर्म बट मे बी कंफ्यूजिंग। ए सेपरेट डॉक्यूमेंट टू हैंडल द फॉर्म कैन बी स्पेसिफाइड एज द वैल्यू ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट। हमने फॉर्म पहले बनाए भी हैं, आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में भी उसकी कई एग्जांपल्स आपने देखी हैं, HTML के लास्ट में, CSS के लास्ट में भी हमने उसकी कई एग्जांपल्स देखी थी। आपको याद होगा कि फॉर्म वो जो हमारा होता है वो एक्शन के एट्रीब्यूट से बनता है और 2 उसके मेथड होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट मेथड होता है। दोनों के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं और PHP में भी वही 2 चीज़ें हैं, लेकिन लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम $_get लिखते हैं PHP में और पोस्ट के लिए हम $_post लिखते हैं। तो ये तीनों जो है वो दोनों मेथड का काम वही है, गेट और पोस्ट का, और इनकी एग्जांपल जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आप इस लिंक पे जाके वो एग्जांपल देख भी सकते हैं, लेकिन हम उसको अगले लेक्चर में लेंगे। अगली जो चीज़ है PHP में फाइल्स हमने देखनी है। फाइल्स बेसिकली क्या होती हैं कि आप अपने प्रोग्राम के साथ, अपनी वेब के प्रोग्राम के साथ कोई फ़ाइल अटैच कर सकें, उस फाइल के अंदर डाटा राइट कर सकें, उस फाइल से डाटा रीड कर सकें। तो वो फ़ाइल बेसिकली आपकी कोई फ़ाइल टेक्स्ट फ़ाइल हो सकती है या कोई बाइनरी फ़ाइल हो सकती है, या इसके अलावा किसी और फ़ाइल की बात करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल हो सकती है। तो वहाँ से आपका प्रोग्राम डाटा रीड भी कर सकता है, आप उसमें डाटा राइट भी करवा सकते हैं। ये प्रोसेस वही है जो C++ में अगर आपने फ़ाइल्स बनाई हो कभी या जावा में बनाई हो तो यहाँ भी तकरीबन वही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो फंक्शंस का आ जाएगा। तो हम उनको स्टडी करेंगे। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं कि एक फ़ाइल
prepares the file for use and associate a variable with file for future reference। तो यहाँ पे हम fopen का फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ हम वेरिएबल बना रहे हैं fptr। fptr जो है हमारा वेरिएबल है, बेसिकली इसमें पॉइंटर स्टोर होगा। अब यहाँ पे fopen का फंक्शन है। fopen को हम दो चीज़ें देते हैं, एक तो उस फाइल का नाम जिसको हमने ओपन करना है, दूसरा उसमें यूज़ इंडिकेटर या इसको मोड्स कह लें आप, C++ में इसको मोड्स कहते हैं। तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे कि मोड्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ इंडिकेटर जो है वो आप एज समझ लें। एवरी ओपन फाइल हैज़ द इंटरनल पॉइंटर वेयर द नेक्स्ट ऑपरेशन विल शुड टेक प्लेस। यानी अगर तो वो फ़ाइल ओपन हो जाती है तो उस फाइल का पॉइंटर पास कर दिया जाता है और वो ये fptr में स्टोर हो जाएगा। बिकॉज द fopen फेल इट यूज़ द डाई। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि fopen फंक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, यानी आपको हो सकता है कि वो फ़ाइल का नाम आपने गलत दे दिया हो, इंडिकेटर गलत दे दिया हो, उस केस में क्या होगा कि फ़ाइल ओपन नहीं होगी और ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा और वो फॉल्स जाके आपका ये पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। हमने यहाँ पे यानी अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो उस फाइल का जो बेसिक एड्रेस है वो fptr के अंदर पास कर दिया जाता है। अब यहाँ उसकी ये सिंटैक्स हो गया, उसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हम $f वेरिएबल यहाँ f को ओपन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये test.dat एक फ़ाइल पड़ी हुई है हमारे कंप्यूटर में, वो फ़ाइल हमने ली, इसको हम रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। ये इंडिकेटर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि और कौन से अवेलेबल हैं। या दूसरा ये है कि डाई एरर टेस्ट डेट कांट बी ओपन। तो यहाँ पे अब आप देखें कि या तो fopen फंक्शन चल जाएगा अगर तो फाइल क्रिएट हो गई, ओपन हो गई है, अदरवाइज़ ये डाई का मेथड चलेगा। डाई का मतलब है कि इसमें जो एरर आप शो करेंगे वो यूज़र को उसी वक्त नज़र आएगा। यानी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि एरर द टेस्ट डेट कैन नॉट बी ओपन, तो यानी ये फ़ाइल ओपन नहीं हुई, तो ये एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे fopen और डाई मेथड दोनों जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। fopen जब चलेगा तो ये डाई मेथड नहीं चलेगा, fopen अगर चला उस केस में अगर एरर आया तो ये डाई मेथड जो है वो फायर होता है और उस केस में ये एरर हमारे सामने आएगा। अब वो तमाम इंडिकेटर्स देख लें, या इसको हम C++ की ज़बान में मोड्स कहते हैं। ये R है, R हम अगर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है रीड ओनली, यानी इसमें हम जस्ट रीड कर सकते हैं। एंड दिस पॉइंटर इनिशियलाइज टू बिगनिंग ऑफ द फाइल, यानी यहाँ पे जब रीड करना शुरू करेगा तो वो फाइल के शुरू से पॉइंटर शुरू होगा और जब तक वो फाइल ख़त्म नहीं होती। R+ का मोड है, ये रीड और राइट दोनों काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यानी कोई भी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है, यानी इसका पॉइंटर शुरू में ही सेट होगा, वो तमाम चीज़ें रीड भी कर सकता है, आप न्यू डाटा इसके ज़रिए राइट भी करवा सकते हैं। अगला जो इंडिकेटर है वो W है। W बेसिकली राइट ओनली होता है, यानी इसमें आप सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। और W+ मोड जो हमारा मोड है वो दोनों रीड एंड राइट के लिए काम आता है। और इसमें ऑलवेज बी इनिशियल पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल बिफोर फर्स्ट रॉय, तो डिस्ट्रॉय एनी एग्जिस्टिंग डेटा। इसमें यह होगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि फ़ाइल आपने ओपन कर ली, अब उसमें जब आप डाटा राइट करेंगे तो अगर तो पहले उस फाइल में कुछ पड़ा होगा तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो तो फिर आप ये R+ वाला मोड यूज़ करेंगे। A मोड जो है ये अपेंड मोड है, ये राइट ओनली है। ये उस केस में यानी फ़ाइल को अगर आपने अपग्रेड करना हो, यानी पहले कोई फ़ाइल है वो भी उसमें कुछ पड़ा है, हमने उसमें जाके कुछ लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं। A+ का जो मोड है ये भी रीड एंड राइट दोनों के काम आता है। और दैट्स फाइल इज़ क्रिएटिंग इफ़ नेसेसरी द न्यू डाटा इज़ रिटर्न टू बी द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। ये भी आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं जब आपको अपनी फ़ाइल के लास्ट में डाटा एंटर करना हो। अगर आप ये A यूज़ करेंगे, ये शुरू से डाटा एंटर करना शुरू कर देगा। तो ये दोनों में फ़र्क है, इनको आप बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे आप। यूज़ द फाइल एग्जिस्ट एंड फाइल नेम डिटरमिन द वेदर फाइल एग्जिस्ट बिफोर ट्राइंग टू ओपन। एक और फंक्शन है जिसको हम फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन कहते हैं। इसको हम फाइल नाम पास करेंगे, ये हमें ये बताएगा कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है।
अगर तो एग्जिस्ट करती है तो तब हम ओपन करें, अदरवाइज़ हम ऐसे ओपन करना शुरू कर देंगे अगर फ़ाइल है ही नहीं तो वो वहाँ पे एरर यानी डाई मेथड कॉल कर लेगा। दूसरा, जैसे फ़ाइल को ओपन करने का मेथड है वैसे फ़ाइल को क्लोज़ करने का भी मेथड है। यहाँ पे एफ क्लोज़, और इसको हम उस फाइल का जो वेरिएबल है वो पास कर देंगे, ये उस फाइल को क्लोज़ कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि रीड कैसे करते हैं फ़ाइल में। रीड ऑल और पार्ट ऑफ द फाइल इनटू द स्ट्रिंग। यहाँ पे एफ रीड का फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया str और यहाँ पे एफ रीड का फंक्शन है, इसको हम फाइल का वेरिएबल पास करेंगे और बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स आपने यहाँ पे रीड करने हैं। अगर आपने मतलब होल फाइल यानी पूरी की डिलीट यानी कुछ बाइट्स नहीं आपने रीड करने बल्कि होल फाइल रीड करनी है तो फिर आप पहले फ़ाइल साइज़ मालूम करेंगे कि फ़ाइल साइज़ कितना है और फिर उसको यहाँ पे फ़ाइल साइज़ पास कर देंगे। यानी यहाँ पे फ़ाइल साइज़, यहाँ पे test.dat ये क्या करेगा, फ़ाइल का साइज़ मालूम कर लेगा, इसे पता चल जाएगा कि भाई कितने बाइट्स हैं, तो ये उतने बाइट्स इसके अंदर पास हो जाएंगे और पूरी फ़ाइल जो है वो रीड हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मैनुअली आपने कुछ बाइट्स रीड करने हैं तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप 10 बाइट्स लिखेंगे तो पहले 10 बाइट्स पे जो डाटा यानी पहले 10 बाइट्स में जो भी डाटा उसमें आएगा वो रीड होगा। रीड द लाइन ऑफ द फाइल इनटू द एरे, यानी एक एक लाइन अगर आपने पूरी रीड करनी है उसमें से तो उसके लिए यहाँ पे फ़ाइल का मेथड है और फ़ाइल के मेथड में आप फ़ाइल का नाम देंगे और इसको मतलब ओपन और क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ाइल में से पहली लाइन उठाएगा और इसमें डाल देगा, फिर दूसरी लाइन, इसको आप लूप के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रीड वन लाइन फ्रॉम द फाइल, यहाँ पे एफ गेट्स का मेथड है। एफ गेट्स के ज़रिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे यानी फ़ाइल का जो भी वेरिएबल है वो देंगे और बाइट्स बताएंगे कि कितने आपने बाइट्स यूज़ करने हैं तो वो उस लाइन को मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ आप एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ लाइन मार्कर यूज़ करेंगे आखिर में कि जहाँ पे लाइन एंड हो वहाँ से मतलब वहाँ पे ख़त्म कर दो रीड करना। एक करैक्टर अगर आपने रीड करना हो तो उसके लिए एफ गेट सी, और ये एफ गेट एस फंक्शन स्ट्रिंग के लिए था, यहाँ पे एफ गेट सी है, यानी सिर्फ आपने एक एक करैक्टर बाय करैक्टर रीड करना हो फाइल को तो वो एफ गेट सी फंक्शन है। ये वही फंक्शन है जो सी में इस्तेमाल होते हैं, वहाँ भी यही नाम है इनके, यहाँ भी एज सच वही नाम रखे गए हैं इनके। उसके बाद ये चेक करना है कि हम फाइल को रीड तो कर रहे हैं लेकिन कब तक रीड करें, यानी ये तो नहीं है कि हम उस फाइल को रीड करते जाएं, ज़ाहिर है एक जगह फ़ाइल जाके ख़त्म भी होती है तो उसके लिए मार्कर इस्तेमाल होता है जिसको हम एफ कहते हैं मार्कर। तो यहाँ पे हम वाइल लूप के ज़रिए वो लगाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये फ़ाइल का लो और जब तक इसके आप एंड तक नहीं पहुँच जाते तब तक इसमें से एक एक करैक्टर उठाते जाओ और रीड करते जाओ। मतलब एक एक करैक्टर जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हमने रुकना है, फ़ाइल कहाँ है। तो इस वक्त इस वाले फंक्शन के ज़रिए हमें ये बताना पड़ेगा। अगर हमने करैक्टर बाय करैक्टर रीडिंग करनी है तो यहाँ पे हमें एफ मार्कर लगाना पड़ेगा और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताएगा कि कब तक उस फाइल को रीड करना है। अब अगला जो हिस्सा है वो राइट कैसे करते हैं फ़ाइल में, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं रिटर्न का, बाइट्स रिटर्न का। उसके लिए जो फंक्शन है एफ राइट का फंक्शन है। एफ राइट में बेसिकली हम यहाँ पे वो फ़ाइल का नाम देते हैं जिसके अंदर हमने राइट करवाना है और यहाँ पे जो डाटा है वो हम बताते हैं कि भाई क्या रीड करवाना है। ये बेसिकली एक वेरिएबल है जिसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, ये इस फाइल में होगा। फाइल कैन बी लॉक्ड, अवॉइड द इंटरफेरेंस करंट एक्सेस विद एफ लॉक। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप इस फाइल को एक्सेस कर रहे हों और उसमें डाटा राइट हो रहा है उस वक्त कोई और प्रोग्राम या कोई और सर्विसेज इस फाइल को एक्सेस ना करें, कंकरेंट एक्सेस अगर आपने नहीं देनी तो उस वक्त आपने एफ लॉक का फंक्शन इस्तेमाल करना है। एंड टेक्स द टू पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर इज़ द फाइल वेरिएबल, सेकंड पैरामीटर इज़ इंटीजर स्पेसिफाई द पर्टिकुलर ऑपरेशंस। नंबर 1 ऑपरेशन कि फ़ाइल कैन बी रीड बाय द अदर्स, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि कोई और शख्स जो है वो इस फाइल को रीड ना कर रहा हो। दूसरा 2 यूज़ करूँगा तो वो ना तो दूसरा कोई रीड के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ना राइट के लिए, ना किसी और मकसद के लिए।
और 3 में जब इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब है कि फ़ाइल को अनलॉक कर दो, यानी अब एक्सेस कर सकता है कोई भी कंकरेंट अगर एक्सेस आपने देनी है। कंकरेंट एक्सेस का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मतलब इस फ़ाइल को लोग इस्तेमाल करें या प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हो, उसको हम कंकरेंट प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला जो है सवाल वो कुकीज़ होता है। कुकीज़ बेसिकली क्या चीज़ें हैं? कुकीज़ आपके ब्राउज़र का हिस्सा होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई वेबसाइट विज़िट की है, उस केस में उस तमाम वेबसाइट की हिस्ट्री जो जहाँ पे स्टोर होती है वो आपकी बेसिकली ब्राउज़र का एक एरिया होता है, हम उसको कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ एक मेमोरी एरिया एलोकेट इसको होता है, उसमें वो तमाम हिस्ट्री और जो सेट एंड पासवर्ड्स वगैरह आप सेव करते हैं या लास्ट हिस्ट्री जो भी वेबसाइट्स यानी आपने अब तक विज़िट्स की हैं उनकी तमाम जो डिटेल है वो यहाँ पे पड़ी होती है। तो वो कुकीज़ कैसे बनाते हैं यहाँ पे वो देख लें। यहाँ पे जो फंक्शन है वो सेट कुकी का फंक्शन है। सेट कुकी का फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें हम कुकी का नाम बताते हैं कि किस नाम की कुकी है और उसकी वैल्यू और उसका लाइफ टाइम कितना होगा, ये चीज़ें बताते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है वोटेड, वैल्यू इसकी हमने ट्रू रखी है और इसका जो हमने लाइफ टाइम रखा है वो बेसिकली टाइम का फंक्शन कॉल किया है और इसके अंदर तकरीबन ये मिली सेकेंड्स हैं 864000 ये इसमें ऐड कर देंगे तो मतलब इतने टाइम के लिए ये कुकी बनेगी और उसके बाद डिस्कार्ड हो जाएगी। कुकी मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर एनी अदर HTML इज़ क्रिएटेड बाय द PHP डॉक्यूमेंट बिकॉज द कुकीज़ स्टोर्ड इन द HTTP हेडर। अब क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ब्राउज़र के साथ होता है तो ब्राउज़र एक प्रोटोकॉल के साथ यूज़ हो रहा है यानी HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए, तो उसके हेडर के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। अगर तो वो कुकीज़ जो आपने बना ली है तो उसमें जो HTTP का हेडर होगा उसके ज़रिए इसमें डाटा स्टोर होगा। Cookies are obtained in the script at the same form of value are gotten using the $_cookies array हम इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा हमने कुकीज़ बनानी हैं और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर करवानी हैं सर्वर में तो फिर हम एरे बना लेते हैं उसकी, और एरे बनाने का तरीका आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। उसके साथ हम इस सेट का मेथड यूज़ करते हैं। अब ये इस सेट का मेथड भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ये चेक करता है कि नाम जो कुकी का है उसके मतलब आपने वही दिया है जिसमें आप स्टोर करवा रहे हैं। दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो सेशन ट्रैकिंग का होता है। यानी जब हम किसी वेबसाइट पे इस वक्त मतलब ओपन की है तो हम एक ख़ास सेशन में उस वक्त एक्टिवेट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस वेबसाइट को क्लोज़ करते हैं या अपना ब्राउज़र क्लोज़ करते हैं तो वो सेशन ख़त्म हो जाता है। तो फिर दोबारा आप उस ब्राउज़र को जब ओपन करेंगे तो वो नया सेशन शुरू होगा और उसके अंदर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। एन अल्टरनेटिव ऑफ कुकीज़ यानी इसको हम कुकीज़ के मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। द PHP क्रिएट्स मेंटेन ए सेशन ट्रैकिंग ID क्रिएट्स ID कॉल द सेशन स्टार्ट, यानी इसमें जो मेथड है वो सेशन स्टार्ट का है वो हम यूज़ करेंगे और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अरे के ज़रिए होगी। एंड सेशन वेरिएबल आर क्रिएटेड और चेंज बाय द असाइनमेंट टू द सेशन अरे। तो ये इस तरीके से हम इसकी अरे बनाएंगे जैसे हमने कुकी की अरे बनाई है $_सेशन अरे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये सारी सिचुएशन मालूम करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि हम ये सेशन स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ पे, और सेशन स्टार्ट करने से बाद फ़ौरन हम टेस्ट करेंगे इस सेट के ज़रिए। हम कह रहे हैं कि इस सेट ये सेशन फ़लाँ पेज नंबर पे अगर है, मतलब अगर नहीं है यानी ये आप नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं और नॉट ऑपरेटर से हम इन्वर्स जा रहे हैं कि अगर तो ये नहीं है तो फिर इसको क्रिएट करो और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसका पेज नंबर 1 पे सेट कर दो। और पेज नंबर जब 1 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे अगर अरे बनाई हुई है तो जाहिर है अरे के ज़रिए पहला इंडेक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और उसके ज़रिए हम यहाँ पे अब प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट मेथड के ज़रिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंट मेथड पढ़ा था कि फ़लाँ पेज नंबर अब आपने विज़िट किया है। वो जब आप मिसाल के तौर पर हिस्ट्री ओपन करते हैं तो हिस्ट्री में ब्राउज़र के अंदर वो तमाम पेजेस नज़र आ रहे होते हैं जो आपने एक सेशन के अंदर विज़िट किए होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम हर यानी पेज नंबर को प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी अगले पेज पे चले जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने एक पेज विज़िट कर लिया, फिर दूसरा पेज ओपन किया, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, और ये तब तक इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक आप जो है उसके अंदर नए पेजेस ओपन करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं और इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब इस PHP के हवाले से जो डेटाबेस का काम रहता है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।